हेलो, नमस्ते, वेलकम। मीमांसा क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इकोनॉमी स्पेशल बैच हमारा चल रहा है और इकोनॉमी स्पेशल बैच में हम मुख्य फोकस सिविल सर्विसेज, चाहे वो राज्य की सिविल सेवा परीक्षा हो, चाहे यूपीएससी द्वारा ली जाने वाली आईएएस परीक्षा हो, उसमें इकोनॉमी से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एसएससी, सीजीएल, आईबीपीएस आदि परीक्षाओं के लिए भी ये क्लासेस उपयोगी रहने वाली हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस कड़ी में जो आज की हमारी क्लास रहने वाली है वो है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के अंतर्गत जो पिछली क्लास हमने ली थी उसमें हमने देखा था कि जो फाइनेंशियल मार्केट होता है, फाइनेंशियल मार्केट या हम यूं कहें वित्तीय बाजार, एक ऐसा बाजार होता है जहां पर व्यापारियों के लिए व्यापार हेतु धन का प्रबंधन किया जाता है। और ये जो धन का प्रबंधन किया जाता है वो वित्तीय बाजार में दो तरीके से किया जाता है। एक तो किया जाता है पूंजी बाजार में, जिसे कैपिटल मार्केट कहा जाता है, और दूसरा किया जाता है मुद्रा बाजार के अंतर्गत। कैपिटल मार्केट या पूंजी बाजार में जब धन की व्यवस्था की जाती है तो वो दीर्घ अवधि हेतु की जाती है, अर्थात 1 साल से अधिक अवधि के लिए धन की व्यवस्था यहां की जाती है। पूंजी बाजार में दो प्रकार से धन जुटाया जाता है, दो प्रकार से धन की व्यवस्था या वित्त की व्यवस्था की जाती है। पहला जो प्रकार है वो है ऋण के द्वारा, ऋण के द्वारा या इसे कह देते हैं बाई डेप्ट, और दूसरा है बाई इक्विटी। इक्विटी का सिंपल सा तात्पर्य है हिस्सेदारी प्रदान करके, हिस्सेदारी प्रदान करके। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को धन देता है तो उसके बदले में उसे ब्याज या मुनाफा चाहिए होता है। तो ऋण का सीधा सा सिद्धांत है कि यहां जब ऋण दिया जाता है पूंजी बाजार के अंतर्गत तो उस ऋण के बदले देने वाले व्यक्ति को ब्याज दे दिया जाता है। तो देने वाले व्यक्ति को तो ब्याज के रूप में फायदा हो जाता है, और जो बिजनेसमैन है या व्यापारी है या कंपनी है उसको अपने बिजनेस के लिए आवश्यक पूंजी प्राप्त हो जाती है। तो दोनों पर्पस यहां सोल्व हो जाते हैं। इसी प्रकार इक्विटी के अंतर्गत क्या किया जाता है, जो ऋण के द्वारा धन का प्रबंधन किन किन माध्यमों से किया जाता है उसकी हम पिछली कक्षा में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि इक्विटी के माध्यम से धन का प्रबंधन पूंजी बाजार में किस प्रकार से होता है। तो आइए देखते हैं। पहले हमें इक्विटी का तात्पर्य समझना होगा, इक्विटी की अवधारणा समझनी होगी। उसके बाद हम देखेंगे कि इक्विटी के अंतर्गत किस किस प्रकार से धन की व्यवस्था की जाती है पूंजी बाजार के अंतर्गत। तो इक्विटी का सिंपल सा तात्पर्य है क्या है, कोई व्यक्ति ए है, ठीक है। अब ये व्यक्ति ए जो है एक अपनी क्या करता है, कंपनी स्थापित करता है। इस कंपनी के लिए इसको क्या चाहिएगी, पूंजी चाहिएगी। क्या चाहिए, पूंजी चाहिए होती है। अब क्या कर सकता है ये पूंजी की व्यवस्था, जैसे मैंने आपको बताया दो तरीके से कर सकता है। एक तो ऋण लेके कर सकता है, दूसरा इक्विटी के माध्यम से कर सकता है। इक्विटी के माध्यम से जब ये पूंजी की व्यवस्था करता है तो उसके लिए ये क्या करेगा लोगों को कहेगा, जैसे एक्स वाई जेड नाम के 3 व्यक्ति हैं, इनको कहेगा कि मैं मेरी कंपनी का जो मुनाफा होगा उसमें आपको हिस्सेदारी दूंगा, तो आप मुझे पैसा दीजिए। तो ये एक्स, ये वाई और ये जेड क्या करते हैं, इस कंपनी को पैसा दे देते हैं। किस शर्त पर पैसा देते हैं कि हम जो पैसा देंगे उसके अनुपात में हमारी इस कंपनी में क्या हो जाएगी, हिस्सेदारी हो जाएगी, इक्विटी हो जाएगी। तो कंपनी को यदि फायदा होता है तो उस फायदे में हमारा हिस्सा होगा। इसी प्रकार कंपनी को फायदा नहीं होता है, नुकसान होता है, तो नुकसान में भी वे बराबर के हिस्सेदार हो जाते हैं। जैसे सपोज इस एक्स ने 100, इसने 200 और इसने 300 रुपए कंपनी में लगाए, हम ये मान के चलते हैं। तो इसकी हिस्सेदारी इनकी हिस्सेदारी का अनुपात हो जाएगा 1:2:3। तो जो भी लाभ कंपनी को प्राप्त होगा वो एक्स वाई जेड में 1:2:3 के अनुपात में प्राप्त हो जाएगा। और ये 100, 200, 300 रुपए इन्होंने जो लगाए हैं वो उसका अनुपात किससे देखा जाएगा, कंपनी की कुल पूंजी से देखा जाएगा। और कुल में से जो हिस्सा उनके आएगा उसको एक्स वाई जेड को दे दिया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है सरल से शब्दों में, जब हिस्सेदारी के द्वारा हिस्सेदारी प्रदान करके कोई कंपनी धन की व्यवस्था पूंजी बाजार में करती है तो उसे हम इक्विटी कह देते हैं। और ये जो कार्य किया जाता है वो कंपनी द्वारा शेयर जारी करके किया जाता है। क्या जारी करके किया जाता है, शेयर जारी करती है कंपनी, उसके माध्यम से ये कार्य किया जाता है। और शेयर जहां जारी किए जाते हैं वो स्थान क्या कहलाता है,
स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है। तो कहने का तात्पर्य, इक्विटी के द्वारा जब धन जुटाया जाता है उसके अंतर्गत कंपनी क्या करती है, धन जुटाने के लिए शेयर जारी करती है, और वो शेयर कहां जारी करती है, स्टॉक एक्सचेंज में जारी करती है। लोग शेयर खरीदते हैं, बदले में कंपनी को पैसा मिलता है, और कंपनी को जो लाभ प्राप्त होता है शेयरधारियों को उनके अनुपात में वो लाभ वितरित कर दिया जाता है। तो ये इक्विटी बाजार के द्वारा धन की व्यवस्था का क्या है, सिद्धांत है। अब हमने बात की कि शेयर मार्केट जो होता है उसके वहां पर क्या किए जाते हैं, शेयर जारी किए जाते हैं, या स्टॉक एक्सचेंज में शेयर जारी किए जाते हैं, और शेयर जारी करके पैसा कंपनी द्वारा इकट्ठा किया जाता है। तो हम देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। जैसा अभी अभी आपने देखा, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एक माध्यम है जहां पर शेयर जारी करके क्या किए जाते हैं, कंपनी द्वारा पैसा इकट्ठा किया जाता है, और ना केवल यहां पर शेयर खरीदे जाते हैं अपितु बेचे भी जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई कंपनी है, ये कंपनी क्या करेगी, शेयर को क्या करेगी, जारी करेगी। शेयर जारी किए, शेयर जारी करा, माना किसी व्यक्ति ए ने इस शेयर को खरीद लिया, ए ने खरीदा तो पैसा किसके पास चला गया, इसके बदले या हम कह सकते हैं धन या पूंजी किसको प्राप्त हो गई, कंपनी को प्राप्त हो गई। ठीक है, अब क्या कर सकता है, ये ए व्यक्ति दूसरे व्यक्ति बी को ये शेयर बेच सकता है, बी फिर आगे सी को भी क्या कर सकता है, बेच सकता है। तो इस प्रकार यहां स्टॉक मार्केट के अंतर्गत, शेयर मार्केट के अंतर्गत न केवल शेयरों की खरीद होती है अपितु बिक्री भी होती है। तो वह स्थान जहां पर किसी कंपनी के शेयरों की क्या होती है, खरीद और बिक्री होती है, क्या कहलाता है, स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है। अब कुछ प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज के बारे में यदि हम परिचय प्राप्त करें, तो जो नास्डाक और डाउ जोन्स का नाम हमारे सामने आता है। नास्डाक जो है वो अमेरिका का क्या है, स्टॉक एक्सचेंज है। इसी तरह डाउ जोन्स भी क्या है, अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है। जबकि FTSE जिसे 40 के नाम से जाना जाता है, वो कहां का स्टॉक एक्सचेंज है, ब्रिटेन का स्टॉक एक्सचेंज है। कई बार परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कौन सा है, नास्डाक और डाउ जोन्स। जबकि ब्रिटेन का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम क्या है, FTSE। यहां एक और तथ्य आपको ध्यान रखना है कि सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज है दुनिया का, वो कहां है, नीदरलैंड एम्स्टर्डम का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो दुनिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। अब ये तो हमने बात करी स्टॉक एक्सचेंज की अवधारणा की। अब हम बात करेंगे कि भारत में कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज हैं जहां पर कंपनीज क्या करती हैं, शेयर जारी करके पूंजी की व्यवस्था कर सकती हैं। तो भारत में 7 तो राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज है, 7 क्या है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज है। और इन राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के अलावा कुछ अन्य स्टॉक एक्सचेंज भी भारत में कार्यरत हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज हैं जो भारत में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का दर्जा प्राप्त है। पहला BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तीसरा OTCEI ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, चौथा ISE इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज, पांचवा इंडोनेक्स्ट, छठा BSE SME और सातवां इमर्ज। ठीक है, इसके अलावा अन्य जो स्टॉक एक्सचेंज है वो है USE INX MSE। इस प्रकार के कुछ स्टॉक एक्सचेंज भी भारत में कार्यरत हैं। आइए एक एक करके इन सभी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे BSE के बारे में, जिसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है ये, न केवल भारत का अपितु पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या BSE है। इसका जो पुराना नाम था वो नेटिव स्टॉक एक्सचेंज था, यानी BSE जब स्थापित हुआ था तो किस नाम से स्थापित हुआ था, नेटिव स्टॉक एक्सचेंज के नाम से स्थापित हुआ था। और 2002 में ही इसको राष्ट्रीय एक्सचेंज का या नेशनल एक्सचेंज का दर्जा प्राप्त हुआ है। उससे पूर्व ये एक रीजनल स्टॉक एक्सचेंज या प्रादेशिक स्टॉक एक्सचेंज के रूप में कार्य करता था। आगे चलते हैं, BSE द्वारा जारी कुछ इंडेक्सेस की हम बात करते हैं। आपने कई बार अखबारों में पढ़ा है, समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा कि देखते हैं कि ये इंडेक्स क्या चला गया, शेयर मार्केट का इंडेक्स ऊंचा चला गया या शेयर मार्केट क्या कर गए, धड़ाम से गिर गए, ये इंडेक्स ऊंचा हो गया, ये इंडेक्स की वैल्यू कम होगी। तो ये जो इंडेक्स जारी किए जाते हैं ये स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी किए जाते हैं। जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, 5 प्रकार के क्या करता है, इंडेक्स जारी करता है। पहला जो इंडेक्स है वो है BSE सेंसेक्स, BSE सेंसेक्स।
तो देखते हैं बीएसई सेंसेक्स क्या होता है। बी सबसे पहले सेंसेक्स का मतलब समझे तो सेंसेक्स या सूचकांक, सूचकांक क्या होता है, सूचकांक या सेंसेक्स या हम कह सकते हैं इंडेक्स, ये किसका मापन करते हैं, जो शेयर मार्केट में कंपनी लिस्टेड है, शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियों का, लिस्टेड कंपनी के शेयरों का जो मूल्य होता है उसके उतार चढ़ाव को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करते हैं। किसी कंपनी के शेयर के मूल्य कितने बढ़ गए हैं या कितने घट गए हैं, उसका जो मूल्यांकन किया जाता है वो सूचकांकों के माध्यम से या इंडेक्स के माध्यम से किया जाता है। बीएसई द्वारा इस प्रकार के जो इंडेक्स जारी किए जाते हैं उनमें पहला मैंने आपको बताया बीएसई सेंसेक्स है। तो बीएसई जो सेंसेक्स होता है वो क्या होता है, शेयर मार्केट में जो टॉप लिस्टेड 30 कंपनियां हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30 टॉप की जो कंपनियां हैं, उन टॉप कंपनियों के जो शेयर के मूल्य हैं उनमें परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, तो बीएसई सेंसेक्स किससे मिलकर बना होता है, टॉप 30 जो कंपनीज हैं बीएसई में जो लिस्टेड हैं उनके प्रदर्शन को दर्शाने वाला क्या है, एक इंडेक्स है। जबकि बीएसई 200 क्या करता है, टॉप 200 जो कंपनी हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड, उनके शेयरों के मूल्य को दर्शाता है। और टॉप 200 में जाहिर सी बात है कि टॉप की 30 कंपनीज भी सम्मिलित होंगी, यानी कि बीएसई सेंसेक्स के अंतर्गत जो कंपनीज आती हैं वो भी इसमें सम्मिलित होंगी। अगला इसी प्रकार का इंडेक्स है बीएसई 500, और बीएसई 500 जो आईटी कंपनीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कंपनीज हैं जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, उनके प्रदर्शन को क्या करता है, उनके शेयरों के मूल्यों के उतार चढ़ाव को दर्शाता है। अगला जो प्रमुख इंडेक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का वो है नेशनल इंडेक्स। ध्यान रखना है, नेशनल इंडेक्स एनएसई का इंडेक्स नहीं है, किसका है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। और जो 100 कंपनीज होती हैं टॉप की जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, उनके शेयरों के मूल्य के उतार चढ़ाव को दर्शाता है। अन्य प्रकार का इंडेक्स जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी किया जाता है सरिया इंडेक्स है, और ये सरिया इंडेक्स जो बीएसई 500 की 50 जो कंपनियां हैं उनके लिए क्या करा जाता है, बनाया जाता है। और ये 50 कंपनियां ऐसी कंपनियां होती हैं जो क्या कहलाती हैं, क्लीन स्टॉक्स कहलाती हैं। क्लीन स्टॉक्स मतलब स्वच्छ प्रकार की। और इस्लामिक जो इन्वेस्टर होते हैं, इस्लामिक कंट्रीज के जो इन्वेस्टर होते हैं, वो इन क्लीन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की ज़्यादा इच्छा रखते हैं। इसलिए अरब इन्वेस्टर को क्या करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, यहाँ निवेश लाने के लिए इस प्रकार के एक इंडेक्स की शुरुआत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई द्वारा की गई है। तो ये बात करी हमने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। अब अगले स्टॉक एक्सचेंज को देखते हैं, वो है एनएसई, जिसे कहा जाता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। और स्थापना करने वाली संस्थाओं की बात करें, इसके प्रमोटर्स की यदि हम बात करें तो एनएसई के जो प्रमोटर हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, एलआईसी, जीआईसी और आईडीबीआई द्वारा इस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या एनएसई को क्या किया गया था, प्रमोट किया गया था। अब बात करते हैं, जैसे बीएसई या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्सेस की हमने बात की थी, यहां भी हम एनएसई के इंडेक्सेस की बात करेंगे। तो इसके द्वारा जो इंडेक्स जारी किए जाते हैं वो है पहला S&P CNX 50 इंडेक्स और दूसरा S&P CNX 500 इंडेक्स। आइए देखते हैं आगे के स्टॉक एक्सचेंज को। अगला जो स्टॉक एक्सचेंज इस क्रम में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का दर्जा रखता है वो है ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है OTCEI। स्थापना की बात करें तो 1989 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। और इस स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत उन कंपनियों को लिस्टेड किया जाता है जिनकी जो पूंजी होती है वो कितनी होती है, 30 लाख से 25 करोड़ रुपए तक की होती है। अर्थात छोटी जो जो कंपनियां हैं उनको शेयर मार्केट में लिस्टेड करने के लिए एक नए प्रकार का जो स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया वो था ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। और एक विशेष तथ्य आपको यहां ध्यान रखना है कि ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया भारत का पहला ऐसा
स्टॉक एक्सचेंज था जो पूरी तरीके से क्या था, कंप्यूटरीकृत प्रकार का क्या था, स्टॉक एक्सचेंज था। और यहां पर जो ब्रोकर कार्य करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में वो क्या कहलाते हैं, मार्केट मेकर कहलाते हैं। ब्रोकर क्या होते हैं, मार्केट मेकर क्या होते हैं, आगे इसी क्लास में हम समझने वाले हैं। लेकिन अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में जो भी ब्रोकर कार्य करते हैं उन्हें मार्केट मेकर के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, अगला स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे, वो है आईएसई, जिसे कहा जाता है इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज। इंटरकनेक्टेड जो स्टॉक एक्सचेंज है इसकी स्थापना होती है 1998 में, और जितने भी रीजनल स्टॉक एक्सचेंज थे उन सभी को प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए इस स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई। यानी रीजनल स्टॉक एक्सचेंज या क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज थे, उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, उन कंपनियों को प्लेटफॉर्म देने के लिए क्या की गई, आईएसई इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इंटरकनेक्टेड यानी प्रादेशिक जो स्टॉक एक्सचेंज है, क्षेत्रीय जो स्टॉक एक्सचेंज है, उनको आपस में जोड़ने वाला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा था, इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज। अगला जो स्टॉक एक्सचेंज है वो है इंडोनेक्स्ट, और इंडोनेक्स्ट की जो स्थापना की जाती है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और FISE फेडरेशन ऑफ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज नाम की संस्था द्वारा मिलकर क्या की जाती है, इसकी स्थापना की जाती है। और यहां जो कंपनी लिस्टेड होती हैं इंडोनेक्स्ट में, वो B1 और B2 प्रकार की कुछ कंपनियां होती हैं, वो लिस्टेड होती हैं। ये B1 और B2 प्रकार की जो कंपनियां थी, पहले कहां लिस्टेड थी ये B1 और B2, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन छोटी कंपनियों को अलग प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए एक नया स्टॉक एक्सचेंज इंडोनेक्स्ट के नाम से चालू किया गया, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में B1 B2 प्रकार की जो कंपनियां लिस्टेड थी उनको स्थानांतरित किया गया, किसमें, इंडोनेक्स्ट के अंतर्गत स्थानांतरित किया गया। अगला इस प्रकार का जो इंडेक्स है जो कि राष्ट्रीय स्तर का दर्जा रखता है वो है BSE BSE का तात्पर्य बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जबकि SME का तात्पर्य स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। नाम से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि ये जो स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया वो किसके लिए बनाया गया, स्मॉल एंड मीडियम जो एंटरप्राइजेस थे या छोटी और मझोली जो कंपनियां थी, छोटी और मध्यम जो कंपनीज थी, उन कंपनियों के शेयर्स को लिस्टेड करने के लिए एक अलग प्रकार का स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया जिसका नाम था BSE SME। और इस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए जो अधिकतम पूंजी की सीमा रखी गई है वो क्या रखी गई है, 25 करोड़ रुपए रखी गई है। यानी 25 करोड़ रुपए तक की जिसकी कैपिटल है, पेड अप कैपिटल जिस कंपनी की, वो इसमें क्या होगी, लिस्टेड होगी। तो ये बात करी हमने जो राष्ट्रीय स्तर के कुछ स्टॉक एक्सचेंज हैं उनके बारे में। अब स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित कुछ तथ्यों की यदि हम बात करें तो हम पाएंगे कि सभी के सभी जो राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज हैं जिनकी हमने बात करी पिछले 7 स्टॉक एक्सचेंज की, ये सभी के सभी कहां स्थित है, मुंबई में स्थित हैं। और आज की तारीख में सभी के सभी क्या करते हैं, कंप्यूटरीकृत रूप में कार्य करते हैं, अर्थात डीमैट रूप में कार्य करते हैं। अब डीमैट का अर्थ यहां आपको समझना होगा। कई बार आप सुनते हैं कि डीमैट अकाउंट कोई व्यक्ति खुलवाता है, तो आइए समझते हैं डीमैट क्या होता है। डीमैट का तात्पर्य होता है डीमेटलाइजेशन। अब डीमेटलाइजेशन क्या होता है आइए समझते हैं। पहले यदि कोई कंपनी क्या करती थी, शेयर जारी करती थी, तो क्या करती थी, वो इस शेयर को भौतिक रूप में या मेटरलाइज रूप में जारी करती थी, मेटरलाइज रूप में जारी करती थी, अर्थात कागज के टुकड़े के रूप में, और इस पे लिखा हुआ होता था कि इस शेयर की वैल्यू कितनी है। अब क्या होता था, इस कागज के टुकड़े को संभाल के रखना पड़ता था और ये आगे बेचा जाता था। जैसे ए से किसको गया, बी से किसको गया, सी से किसको गया, डी। अब ये डी इन सब के बीच में स्थानांतरण के दौरान सबसे पहली समस्या आती थी, भौतिक रूप में एक कागज का टुकड़ा है उसके कटने फटने की समस्या थी। दूसरा, स्थानांतरण में समय लगता था। ए व्यक्ति खरीदता था, ठीक है। अब इस ए व्यक्ति ने खरीदा तो किसके माध्यम से खरीदा, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से क्या होगा, स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर कार्य करते हैं, मध्यस्थ कार्य करते हैं, तो ये कहां जाएगा, मध्यस्थ के पास जाएगा। मध्यस्थ से क्या करेगा, ये मध्यस्थ को देगा, मध्यस्थ इसे बी को देगा। अब सी को इसे वापस बेचना है तो फिर ये बी किसके पास आएगा, ब्रोकर के पास में, ब्रोकर फिर इसे किसको देगा, सी को देगा। तो इस प्रकार से भौतिक रूप से स्थानांतरण के कारण शेयरों की खरीद और जो बिक्री है उसमें क्या लगता था, समय लगता था।
इस समस्या को दूर करने के लिए शेयरों को किस में बदल दिया गया, डीमैट रूप में बदल गया, डीमेटलाइज्ड फॉर्म में बदल दिया गया और डिजिटल रूप में शेयरों की खरीद और बिक्री होने लग गई। इसे ही क्या कहा गया, डीमेटलाइजेशन कहा गया। आगे चलते हैं। अगले जो प्रादेशिक स्टॉक एक्सचेंज हैं, अभी हमने राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात की, अब हम बात करेंगे प्रादेशिक या क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज जो भारत में कार्यरत है उनके बारे में। सबसे पहला इस प्रकार का स्टॉक एक्सचेंज है यूएसई, यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज के नाम से इसे जाना जाता है और इसके जो प्रमोटर हैं वो है पब्लिक सेक्टर बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंक हैं और साथ ही निजी क्षेत्र का एक बैंक स्टैंडर्ड चार्टर बैंक है। इन्होंने मिलकर इस स्टॉक एक्सचेंज की क्या करी है, शुरुआत की है और ये वायदा बाजार में कार्य करता है। ठीक है, करेंसी फ्यूचर में क्या करता है, कार्य करता है। वायदा बाजार क्या होता है इसी क्लास में आगे हम समझने वाले हैं। आगे चलते हैं और अगला जो प्रादेशिक या क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज है वो है INX, जिसे जाना जाता है इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज के नाम से। 2017 में ये स्थापित किया गया और भारत का पहला इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज था। इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज के रूप में स्थापित होता है, 2017 में स्थापित होता है। कहां होता है, गिफ्ट सिटी, गुजरात में एक गिफ्ट सिटी बनाई गई है, उस गिफ्ट सिटी में इसकी स्थापना इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज के रूप में की जाती है और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की एक सब्सिडरी के रूप में क्या करता है, कार्यरत रहता है, कार्य करता है। उसके बाद अगला जो इंडेक्स है वो है अगला जो स्टॉक एक्सचेंज है वो है मेट्रोपोलियन स्टॉक एक्सचेंज, जो कि मुंबई में स्थापित हुआ, 2008 में स्थापित हुआ था। ये तो हमने स्टॉक एक्सचेंज के प्रकारों के बारे में बात कर ली, स्टॉक एक्सचेंज की अवधारणा को समझा, कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज कार्यरत हैं उनको समझा। अब हम समझेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज में आखिर कार्य कैसे होता है। स्टॉक एक्सचेंज में कार्य कैसे होता है उसे समझने के लिए हमें स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित कुछ शब्दावलियों को समझना पड़ेगा, कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा। आइए देखते हैं कौन कौन सी वे शब्दावलियां हैं। पहले हम सारी शब्दावलियों की लिस्ट देखेंगे, सारे टर्म्स की लिस्ट देखेंगे, उसके बाद एक एक करके उन शब्दों का अर्थ समझेंगे। पहला है बायबैक शेयर, दूसरा बोनस शेयर या स्क्रिप्ट शेयर, तीसरा स्वीट शेयर या राइट इश्यू, चौथा IPO इंटरनेशनल पब्लिक ऑफर, अगला FPO फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, अगला पार वैल्यू और फेस वैल्यू, प्रीमियम वैल्यू ऑफ शेयर, उसके बाद प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, अगला डेरिवेटिव क्या होते हैं और डेरिवेटिव के अंतर्गत भी फ्यूचर और ऑप्शन का जो मतलब होता है वो क्या होता है, REIT रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होते हैं, हेज फंड क्या होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है, एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं, एंकर इन्वेस्टर क्या होते हैं, पी नोट्स क्या होते हैं, इन सभी को हम क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। इसके अलावा प्राइवेट इक्विटी क्या होती है, प्राइमरी डीलर क्या होते हैं, अंडरराइटर क्या होते हैं, ETF या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होते हैं, क्लियरिंग हाउस क्या होते हैं, डिपॉजिटरी क्या होती है, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया क्या है, CDS क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या है, बदला और रिवर्स बदला क्या है, इसके अलावा डी म्यूचुअलाइजेशन क्या है, डी कपलिंग क्या है, क्लोज 49 क्या है, रोलिंग सेटलमेंट क्या है और शॉर्ट सेलिंग क्या है, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है, ब्लू चिप कंपनीज कौन सी होती हैं, रिटेल इन्वेस्टर कौन से होते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, लार्ज कैपिटल कंपनीज कौन सी होती हैं, MPS नॉर्म्स क्या होते हैं, बियर एंड बुल मंदड़िया और तेजड़िया शेयर मार्केट में क्या होते हैं, हुंडी शेयर मार्केट में क्या होती है, ग्रीन शू ऑप्शन क्या होता है और पेनी स्टॉक एक्सचेंज में कौन से होते हैं। इसके अतिरिक्त लाइबोर और माइबोर क्या होती है, ऑथराइज्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल और इश्यू कैपिटल क्या होती है। इसके अलावा प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत क्या होता है, इन सभी को हम समझने वाले हैं। सबसे पहले लेते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। ये एक टर्म है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, ये कोई कंपनी बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर क्या करे, अपने शेयर जारी करे तो उसे बायबैक ऑफ शेयर कहा जाता है। तो कोई कंपनी है ए नाम की ये कंपनी है, ये अपने शेयर क्या करती है, जारी करती है, शेयर जारी करे और किस दर पर जारी करे, जो इस कंपनी ए के जो शेयर हैं उनका जो बाजार मूल्य है उस बाजार मूल्य से अधिक पर क्या करे, ये शेयर जब जारी करती है ये कंपनी, तो उसे क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बाय बैक ऑफ शेयर कह देते हैं। बाय बैक ऑफ शेयर, मार्केट मूल्य से अधिक मूल्य पर कंपनी शेयर जारी करती है। इसके अंतर्गत अगला जो शब्द हमने देखा था शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत,
वो है बोनस शेयर या स्क्रिप्ट शेयर। बोनस शेयर, स्क्रिप्ट शेयर क्या होता है? जो पहले से कंपनी के शेयर धारक हैं उनको फ्री में, उनको मुफ्त में दिए जाने वाले शेयर। जैसे कोई कंपनी है, एक कंपनी है ए, ठीक है, अब एक्स व्यक्ति के पास में इस कंपनी के क्या हैं, 30 शेयर हैं मान लो, ठीक है, और एक व्यक्ति है वाई, इसके पास इस कंपनी के शेयर नहीं है, कंपनी के शेयर नहीं है। तो अब ये जो बोनस शेयर या स्क्रिप्ट शेयर के रूप में जो शेयर जारी किएंगे, उन्हें सबसे पहली चीज किसको दिया जाएगा? उन व्यक्तियों को दिया जाएगा जो पहले से इस कंपनी के शेयर रखते हैं, और उनको ये शेयर कैसे दिए जाएंगे? बिल्कुल मुफ्त में दिए जाएंगे, फ्री में दिए जाएंगे। और किस प्रकार के शेयर ये कहलाएंगे? बोनस शेयर या क्या कहलाएंगे? स्क्रिप्ट शेयर। अगला स्वीट शेयर और राइट इश्यू क्या होते हैं, आइए देखते हैं। पहले देखते हैं स्वीट शेयर। स्वीट शेयर क्या होते हैं? जो भी कंपनी शेयर जारी कर रही है उस कंपनी के डायरेक्टर्स को, आप देखिए क्या होती है, कोई भी कंपनी होती है, इस कंपनी के क्या होते हैं? डायरेक्टर होते हैं। अब ये डायरेक्टर इस कंपनी की जब स्थापना करते हैं तो ये क्या लगाते हैं? कंपनी में पूंजी लगाते हैं या धन लगाते हैं, ठीक है। तो इस धन या पूंजी या कह सकते हैं स्वीट, मतलब इनका पसीना जो लगा हुआ है कंपनी में, उसके बदले ये कंपनी इन्हें क्या जारी करती है? शेयर देती है, कुछ मात्रा में शेयर देती है, वही क्या कहलाते हैं? स्वीट शेयर कहलाते हैं। दूसरा है राइट इश्यू। और राइट इश्यू में क्या करा जाता है? जो पहले से कंपनी के शेयर धारक है उनको क्या दिए जाते हैं? शेयर दिए जाते हैं। पहले से जिस व्यक्ति के पास में कंपनी के शेयर हैं, जिस संस्था के पास में कंपनी के शेयर हैं, उसको और जब शेयर कंपनी द्वारा दिए जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? राइट इश्यू कहलाता है। लेकिन ये ध्यान रखना, आपको ये फ्री में नहीं दिए जाते। इससे पहले आपने देखा था कौन से प्रकार के शेयर? बोनस शेयर या स्क्रिप्ट शेयर। उसमें भी क्या किया गया था? जो पहले से शेयरधारी हैं कंपनी के, पहले से जिसके पास में कंपनी के शेयर है, उनको शेयर दिए जाते हैं कंपनी द्वारा, लेकिन फ्री में। लेकिन यहां राइट इश्यू के अंतर्गत शेयर दिए जाते हैं पहले से जिनके पास शेयर है उनको, लेकिन फ्री में नहीं दिए जाते, उन्हें वो शेयर खरीदने होते हैं। अगला जो है वो है आईपीओ और दूसरा है फॉलो अप पब्लिक ऑफर। इनमें अंतर समझते हैं। देखिए आईपीओ का तात्पर्य है कोई कंपनी है, ये कंपनी क्या हुई? शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई, शेयर मार्केट में लिस्टेड, और लिस्टेड होने के बाद में पहली बार जब क्या करे? पहली बार अपने शेयर जब जारी करती है तो उसे हम क्या कह देते हैं? आईपीओ या इनिशियल पब्लिक ऑफर कह देते हैं। अब पहली बार शेयर जारी करने के बाद भी कंपनी को आगे अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए पुनः क्या है? आवश्यकता है पैसे की, तो ये पुनः शेयर जारी जब करती है, पहली बार के अतिरिक्त जब पुनः शेयर जारी करती है तो उसे क्या कहा जाता है? दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार या कितनी भी बार जब शेयर जारी करती है पहली बार के अलावा, तो उसको क्या कहा जाता है? एफपीओ या फॉलो अप पब्लिक ऑफर कहा जाता है। ये आईपीओ और एफपीओ में अंतर हमने समझा। आगे चलते हैं, और जो अगला टर्म है शेयर मार्केट से संबंधित वो है पार वैल्यू और फेस वैल्यू और प्रीमियम वैल्यू किसी भी शेयर की क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं पार वैल्यू या फेस वैल्यू क्या होती है, ठीक है। पार वैल्यू और फेस वैल्यू एक ही बात है, एक ही टर्म है। तो पार वैल्यू या फेस वैल्यू क्या होती है? किसी भी शेयर का वो मूल्य होती है जो कंपनी अपनी बैलेंस शीट में दिखाती है। प्रत्येक कंपनी को क्या करनी पड़ती है? अपने लाभ और अपने खर्चों को दिखाने के लिए, यानी अपने प्रॉफिट और एक्सपेंस को दिखाने के लिए क्या बनानी पड़ती है? बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। और इस बैलेंस शीट में कंपनी अपने प्रति शेयर का जो मूल्य दिखाती है वही क्या कहलाता है? इस कंपनी के शेयरों का पार वैल्यू या फेस वैल्यू कहलाती है। जबकि दूसरी है प्रीमियम वैल्यू। प्रीमियम वैल्यू क्या होती है? जो कंपनी के शेयर का मूल्य क्या होता है? बाजार में होता है, मार्केट में होता है। और दूसरा इश्यू जो प्राइस होता है उसमें जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है? प्रीमियम वैल्यू कहलाता है। जैसे कोई कंपनी है, उसने जब शेयर जारी किया, शेयर जब जारी किए यानी इश्यू किए, तो वो क्या हो गया? इश्यू प्राइस हो गया। वो कितने रुपए में जारी किए? मान लो 80 रुपए में, ठीक है। और बाद में बाजार जो मूल्य है उनका बढ़कर कितना हो गया? मान लो 100 रुपए हो गया। तो 100 रुपए क्या है इसका बाजार मूल्य, 80 रुपए क्या है इसका निर्गम मूल्य या इश्यू प्राइस। तो इस बाजार मूल्य और इश्यू मूल्य के बीच में जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है? प्रीमियम वैल्यू होती है शेयर की। तो इस शेयर की प्रीमियम वैल्यू कितनी हो गई? 20 रुपए हो गई। अब मान लो ये घटकर कितना हो जाए? 60 रुपए हो गई। तो इस शेयर की प्रीमियम वैल्यू कितनी हो गई? -20 रुपए। तो प्रीमियम वैल्यू
बाजार मूल्य शेयर का और जिस मूल्य पर इसको इश्यू किया गया था उसके अंतर को दर्शाता है। आगे चलते हैं, अगला शब्द है प्रोस्पेक्टस और प्राइवेट प्लेसमेंट। आइए देखते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले बात करें प्रोस्पेक्टस की। तो प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जब भी किसी कंपनी को क्या करने होते हैं, शेयर मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज में शेयर जारी करने होते हैं, तो उसे सेबी क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि संपूर्ण शेयर मार्केट में पे नियंत्रण रखता है भारत में, उसको एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। यानी जब भी कोई कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर जारी करेगी, तो उस शेयर को जारी करने से पहले उसको सेबी के पास में एक डॉक्यूमेंट देना होगा। उस डॉक्यूमेंट का नाम ही क्या है, प्रोस्पेक्टस है। अगला है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट के अंतर्गत क्या होता है, कोई कंपनी क्या करती है, शेयर जब जारी करे और ये शेयर जारी करने के बाद, शेयर जारी करने के बाद व्यक्तिगत रूप में कोई इसे खरीद ना पाए, यानी कोई व्यक्ति इसे ना खरीदे, केवल किसको जारी किए जाएं, किसी संस्था को यदि जारी किए जाएं, किसी फर्म को ये जारी किए जाते हैं क्या, शेयर, तो उसे क्या कह देते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट कह देते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट का तात्पर्य है किसी कंपनी द्वारा जारी शेयर कोई व्यक्तिगत व्यक्ति या इंडिविजुअल ना खरीद कर क्या करे, उन शेयर को कौन खरीदे, कोई फर्म या कोई संस्था खरीदे, तो उसे ही हम क्या कह देते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट कह देते हैं। अगला जो शब्द है वो है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का तात्पर्य है वह सिक्योरिटी जो अपनी वैल्यू किसी अन्य डॉक्यूमेंट से प्राप्त करे। ठीक है, इसके दो रूप हमें देखने को मिलते हैं, एक तो फ्यूचर और एक ऑप्शन। देखेंगे आगे क्या होता है फ्यूचर और ऑप्शन। पहले हम डेरिवेटिव की अवधारणा को समझे। ठीक है, जैसे माना सरकार ने क्या किया, या कोई कंपनी है, उस कंपनी ने क्या किए, अपना शेयर जारी किया। ठीक है, इस शेयर को क्या किया, व्यक्ति ए ने खरीदा। ठीक है, व्यक्ति ए ने खरीदा, ए से इस शेयर को व्यक्ति बी ने खरीद लिया, बी ने इसको किससे खरीद, बी से इसको किसने खरीद लिया, सी से खरीद लिया। अब सी के पास में जब ये शेयर होता है तो हम क्या कह सकते हैं, ये एक डेरिवेटिव के रूप में हुआ। डेरिवेटिव के रूप में कैसे हुआ, क्योंकि ये अपनी जो सिक्योरिटी है वो कहां से प्राप्त कर रहा है, या इसके बदले भुगतान प्रदान किया जाएगा वो किससे प्राप्त कर रहा है, कंपनी से प्राप्त कर रहा है। तो कंपनी ने क्या किया, स्थानांतरण किया अपनी गारंटी को, अपनी सिक्योरिटी को स्थानांतरण किया, कहां, पहले ए को, फिर बी को, फिर सी को। तो इस प्रकार जब कोई दस्तावेज अपनी सिक्योरिटी या अपनी गारंटी क्या करे, किसी अन्य कागज से प्राप्त करे, तो उसे क्या कह दिया जाता है, डेरिवेटिव कह दिया जाता है। अब डेरिवेटिव के दो प्रकार मैंने आपको बताए, एक तो फ्यूचर और एक ऑप्शन। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करें फ्यूचर। फ्यूचर के अंतर्गत क्या 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 होता है, भविष्य में किसी सिक्योरिटी को एक निश्चित मूल्य पर खरीदने या बेचने का एग्रीमेंट किया जाता है। ठीक है, कोई व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति क्या है, बी है। अब ये ए और बी के बीच में क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है। क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। और इस एग्रीमेंट में क्या लिखा जाता है कि फला सिक्योरिटी को या फला चीज को मैं क्या करता हूं, मान लो अभी क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है, और ये कहे कि मैं 2024 पे, ए तो कहे कि मैं इस मूल्य पर क्या करूंगा, बेच दूंगा फला मूल्य पर, और बी कहे इस मूल्य पे मैं क्या कर लूंगा, खरीद लूंगा। तो इस प्रकार का जो एग्रीमेंट होता है वो क्या कहलाता है, फ्यूचर एग्रीमेंट कहलाता है, या हम कह सकते हैं फ्यूचर प्रकार का डेरिवेटिव कहलाता है। अगला है ऑप्शन। ऑप्शन के अंतर्गत दो प्रकार से ऑप्शन कार्य करता है, पहला कॉल ऑप्शन और दूसरा पुट ऑप्शन। इसके अंतर्गत भी क्या होता है, खरीदने और बेचने का क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है। लेकिन फर्क क्या आ जाता है ऑप्शन के अंतर्गत, यहां कंपल्सन नहीं होता, बाध्यता नहीं होती। पिछला हमने देखा था फ्यूचर। फ्यूचर के अंतर्गत क्या क्या, एक व्यक्ति बेचने का और एक व्यक्ति क्या करने का, खरीदने का क्या करता है, आपस में एग्रीमेंट करते हैं, और भविष्य में जो दर निर्धारित हुई है उसी दर पर बेचने वाले व्यक्ति को बेचना होगा और खरीदने वाले व्यक्ति को खरीदना होगा। लेकिन ऑप्शन के अंतर्गत क्या मिल जाता है, विकल्प मिल जाता है। कैसा विकल्प मिल जाता है, देखिए, ए और बी दोनों के बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। ये एग्रीमेंट यदि ऑप्शन प्रकार का एग्रीमेंट है तो इसके अंतर्गत क्या होगा, खरीदने का अधिकार तो रहेगा लेकिन खरीदने की बाध्यता नहीं रहेगी। कैसे, जैसे ये ए है, ये व्यक्ति क्या करता है, एक निश्चित मूल्य पर भविष्य में बिक्री का वादा करता है कि मेरे पास में जो सिक्योरिटी है उसको मैं
एक निश्चित मूल्य पर भविष्य में, माना ये मूल्य कितना रुपए निर्धारित हो जाता है, 100 रुपए क्या हो जाता है, निर्धारित हो जाता है, इस मूल्य पर मैं क्या करूंगा, बेच दूंगा। ये किसको कहता है, ये बी को कहता है, ठीक है। लेकिन अब बी के पास में क्या होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं, या तो इससे ये क्या कर ले, खरीदे। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट या ये एग्रीमेंट किसके अंतर्गत हुआ होता, यहां फ्यूचर के अंतर्गत हुआ होता, तो इस बी को भविष्य में जो भी तारीख हुई है और 100 रुपए की दर जो निर्धारित हो रही हुई है उस पे इसको खरीदना ही होता। लेकिन ऑप्शन के अंतर्गत क्या इसको विकल्प मिल जाता है, या तो खरीदे या नहीं खरीदे, या तो इसे खरीदे या इसे नहीं खरीदे। यदि बी को लगता है कि इसका जो मूल्य है वो आगे जाकर और कम होने वाला है, तो मैं कम मूल्य पर ही इसको बाद में खरीद पाऊंगा, तो ये क्या कर सकता है, इस सौदे को पोस्टपोन्ड कर सकता है और कह सकता है कि मैं नहीं खरीदूंगा अभी। तो इस प्रकार का जब विकल्प प्राप्त होता है तो उसे क्या कह देते हैं, कॉल ऑप्शन। यही विकल्प जब किसको उपलब्ध हो, बेचने वाले व्यक्ति को प्राप्त हो, तो उसे बेचने का अधिकार तो रहेगा लेकिन बेचने की बाध्यता नहीं रहेगी। यहां इस बेचने वाले व्यक्ति को लगता है कि 100 रुपए से मूल्य बढ़कर भविष्य में और ज्यादा होगा, तो ये बेचने के लिए मना कर सकता है और कहेगा कि मैं बाद में इसे बेचूंगा। तो इस प्रकार का विकल्प जब बेचने वाले को उपलब्ध हो तो उसे क्या कह दिया जाता है, पुट ऑप्शन कह दिया जाता है। ऑप्शन का तात्पर्य क्या है, विकल्प। तो एक विकल्प कॉल ऑप्शन के अंतर्गत विकल्प किसको प्राप्त होता है, कॉल ऑप्शन के अंतर्गत खरीदार को विकल्प प्राप्त होता है, जबकि पुट ऑप्शन के अंतर्गत किसको, विक्रेता को विकल्प प्राप्त होता है। अगला जो टर्म है शेयर मार्केट से रिलेटेड, जो हाल फिलहाल में हमें सुनने को मिला है, वो है REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसके अंतर्गत सारी प्रक्रिया को हम समझते हैं कि क्या होता है। देखिए, लोगों से क्या करते हैं, REIT क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं। लोगों ने किसको दिया, पैसा दिया, किसको दिया, REIT को दिया, ठीक है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को दिया। ये ट्रस्ट क्या करता है, ये इस पैसे के बदले में, जो पैसा लोगों ने दिया है उसके बदले में क्या दे देता है, लोगों को क्या दे देता है, यूनिट दे देता है, ठीक है। लोगों ने पैसा दिया REIT को, उसके बदले में REIT ने लोगों को क्या दे दी, यूनिट दे दी, ठीक है। अब ये REIT जो लोगों का पैसा है उसको क्या करता है, किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी में या व्यावसायिक जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। अब इन्वेस्ट के बदले में क्या प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। ये लाभ किसको प्राप्त हुआ, REIT को। अब REIT इस लाभ को यूनिट्स के अनुपात में बांट देता है, यूनिट्स के अनुपात में बांट देता है। जिस व्यक्ति के पास में ज्यादा यूनिट होंगी उसको ज्यादा लाभ मिल पाएगा। ज्यादा यूनिट कब होंगी, जब ज्यादा क्या दिया होगा, पैसा किसको दिया होगा, REIT को। इस प्रकार REIT क्या करता है, लोगों को यूनिट जारी करता है, पैसे के बदले में प्राप्त पैसे को इन्वेस्ट करता है, और इन्वेस्टेड पैसे से जो लाभ प्राप्त हुआ है उसे वापस यूनिट्स के अनुपात में लोगों को बांट देता है, निवेशकर्ताओं को बांट देता है। यही REIT का सिद्धांत है। अगला टर्म हेज फंड, काफी बार आपने इस शब्द के बारे में सुना होगा। आइए देखते हैं हेज फंड क्या होते हैं। हेज फंड क्या करते हैं, लोगों से पैसा एकत्रित करते हैं। जमा किया लोगों से पैसा जमा करके ये कहां करते हैं, इसको निवेश करते हैं। REIT वाले इस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, लोगों से पैसा जमा करेंगे, जमा पैसे को क्या करेंगे, निवेश करेंगे, और निवेश के बदले जो रिटर्न प्राप्त होगा, जो लाभ प्राप्त होगा, उसे वापस से जिन लोगों ने पैसा दिया था उसको बांट देंगे। इसमें हेज फंड का फायदा क्या होता है कि वे अपना कमीशन अपने पास में रखते हैं। अगला जो टर्म है शेयर मार्केट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म, पी नोट्स। आइए देखते हैं पी नोट्स क्या होते हैं। पी नोट्स जिसकी फुल फॉर्म होती है पार्टिसिपेटरी नोट्स। पार्टिसिपेटरी नोट्स के जो सिद्धांत है वो क्या है, जो अवधारणा है वो क्या है कि इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो भी निवेशक होते हैं, निवेशक क्या करते हैं, पी नोट्स को क्या करते हैं, पैसा देते हैं। पी नोट्स इन्वेस्टर्स या जो निवेशक होते हैं वो क्या करते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, ऐसी संस्थाएं जो विदेश में जाके क्या करती हैं, निवेश करती हैं, विदेश में निवेश करती हैं, उन्हें क्या कह देते हैं हम, FII या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कह देते हैं। तो सिद्धांत क्या है पी नोट्स का, निवेशक पैसा किसको देंगे, FII, ठीक है। अब ये FII जिन लोगों ने इनको पैसा दिया है उनको क्या जारी कर देते हैं, पी नोट्स जारी कर देते हैं। क्या जारी कर देते हैं, पी नोट्स जारी कर देते हैं। अब ये FII इस पैसे को क्या करते हैं, निवेश करते हैं, बदले में क्या प्राप्त होता है, प्रतिफल प्राप्त होता है।
और इस प्रतिफल को किसको बांट देते हैं? उन लोगों को बांट देते हैं जिनके पास में पी नोट्स होते हैं। अब पी नोट्स के साथ समस्या क्या है कि यहां ये जो पी नोट्स होते हैं उसमें किन किन इन्वेस्टर ने एफआईआई को पैसा दिया होता है इसकी सूचना नहीं होती है, और जाकर ये विदेश में क्या करते हैं? निवेश करते हैं। तो इस प्रकार विदेशी बाजार को क्या कर सकते हैं? बिना किसी स्रोत के पैसा मिलता है, यानी स्रोत का पता नहीं होता और वो पैसा दूसरे देश में लगता है। तो इस प्रकार किसी अर्थव्यवस्था में क्या कर सकते हैं? ये वोलेटिलिटी पैदा कर सकते हैं, अस्थिरता पैदा कर सकते हैं, और सोर्स का चूंकि मालूम नहीं होता इसलिए ये पी नोट्स अर्थव्यवस्था में क्या कर सकते हैं? अस्थिरता को उत्पन्न करते हैं। अगला जो शब्द है शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित वो है वेंचर कैपिटलिस्ट। अब वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं? ये ऐसे धनी लोग होते हैं जिनके पास में पैसा होता है और ये पैसे को किसी प्रोजेक्ट में क्या करते हैं? निवेश करते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट सिद्धांत क्या है? ये क्या करेंगे? माना कोई कंपनी ए है, ये कंपनी ए किसके पास जाएगी? वेंचर कैपिटलिस्ट के पास में जाएगी। वेंचर कैपिटलिस्ट इस कंपनी को क्या देंगे? पैसा देंगे। इस पैसे के बदले ये कंपनी वेंचर कैपिटलिस्ट को क्या देगी? हिस्सेदारी देगी। यानी हिस्सेदारी लेकर कंपनी में ये उस कंपनी के परिचालन के लिए पैसा प्रदान कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हम वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हैं। इसी प्रकार के दूसरे इन्वेस्टर हैं एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर अपने स्वयं का धन नई कंपनियों में क्या करते हैं? निवेश करते हैं और बदले में कंपनियों से क्या करते हैं? हिस्सेदारी प्राप्त करते हैं। जबकि वेंचर कैपिटलिस्ट जरूरी नहीं है कि स्वयं का धन क्या करें? यूज करें। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं? वेंचर कैपिटलिस्ट का सिद्धांत क्या है? वेंचर कैपिटलिस्ट ये क्या करते हैं? लोगों से पैसा एकत्रित करते हैं। पैसा एकत्रित करके क्या करते हैं? जो भी कंपनी इनके पास में आती है उस कंपनी को क्या दे देते हैं? ये पैसा देते हैं और बदले में इस कंपनी से क्या ले लेते हैं? हिस्सेदारी ले लेते हैं। ये तो हुए कौन से? वेंचर कैपिटलिस्ट। जबकि यहां एंजल इन्वेस्टर क्या करते हैं? खुद का पैसा ही क्या करते हैं? किसी कंपनी में लगाते हैं और उस कंपनी से हिस्सेदारी प्राप्त करते हैं। अब देखिए एंजल इन्वेस्टर के लिए कुछ शर्तें आवश्यक हैं। पहली जो शर्त है कि इनको कम से कम 3 साल के लिए उस कंपनी में निवेश करना होगा। यानी किसी कंपनी में इनको निवेश करना है तो वो मिनिमम से मिनिमम जो समय है, न्यूनतम समय जिसके लिए इनको इन्वेस्ट करना होगा वो कितना है? 3 वर्ष। और ये एंजल इन्वेस्टर केवल भारतीय कंपनी में ही निवेश कर सकते हैं, दूसरे देश की कंपनी में निवेश नहीं कर सकती। और तीसरा, जिस कंपनी में ये निवेश कर रहे हैं उससे इनका किसी प्रकार का कनेक्शन या फैमिली रिलेशन नहीं होना चाहिए। ये एंजल इन्वेस्टमेंट की कुछ शर्तें हैं। अगला जो है वो है एंकर इन्वेस्टमेंट। एंकर इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? ऐसे निवेशकर्ता होते हैं जो आईपीओ जारी करने से पहले ही कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं और ये शेयर इन्हें 30 दिनों तक रखने होते हैं। 30 दिनों तक इन शेयरों को ये बेच नहीं सकते। जैसे माना कोई कंपनी है, इस कंपनी को क्या है? धन की आवश्यकता। धन की आवश्यकता, तो धन की आवश्यकता जब भी कंपनी को होती है या तो वो ऋण लेगी या क्या करेगी? शेयर जारी करेगी। ठीक है, तो ये शेयर जारी करेगी। शेयर जारी, ये शेयर जारी जब पहली बार करती है तो इसे क्या कह दिया जाता है? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर कह दिया जाता है। ये आईपीओ जारी होने से पहले ही कोई कंपनी अपने शेयर जिस व्यक्ति को देती है उसे क्या कहते हैं? एंकर इन्वेस्टर। यानी कंपनी शेयर जारी करे उससे पहले ही इस कंपनी के क्या कर ले? शेयर खरीद लेते हैं। कौन? एंकर इन्वेस्टर। और 30 दिनों तक उस कंपनी के शेयर को रखते हैं। बदले में कंपनी को क्या मिल जाता है? पैसा मिल जाता है, धन मिल जाता है। और एंकर इन्वेस्टर को क्या मिल जाता है? बदले में कंपनी के शेयर मिल जाते हैं और बाद में 30 दिनों के बाद इस शेयर को बेच के वो पैसा प्राप्त कर सकते हैं। अगला है प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी के अंतर्गत क्या किया जाता है? किसी भी कंपनी के प्रबंधन को सुधारने के लिए क्या किया जाता है? जो इक्विटी प्रदान की जाती है, जो हिस्सेदारी प्रदान की जाती है, उसे ही क्या कह देते हैं? प्राइवेट इक्विटी। अब एक कंपनी है, मान लो कोई ए नाम की कंपनी है, इसका जो प्रबंधन है वो क्या है? सही नहीं चल रहा। प्रबंधन सही नहीं तो ये क्या कर सकती है? किसी दूसरी कंपनी को क्या कर सकती है? अपने प्रबंधन में हिस्सेदारी क्या कर सकती है? प्रबंधन में हिस्सेदारी दे सकती है। और इस प्रबंधन में हिस्सेदारी देने के लिए इस कंपनी को ये अपने शेयर दे सकती है या इक्विटी दे सकती है। ठीक है, और ये शेयर और इक्विटी थोड़े समय के लिए ही दी जाते हैं जब तक कंपनी का प्रबंधन वापस ना सुधर जाए। तो इस प्रकार की इक्विटी जब प्रदान की जाती है, इस प्रकार की हिस्सेदारी जब प्रदान की जाती है तो उसे क्या कह दिया जाता है? प्राइवेट इक्विटी कह दिया जाता है। अगला शब्द प्राइमरी डीलर। प्राइमरी डीलर कौन होते हैं? देखिए, सरकार क्या होती है? जब सरकार को धन की आवश्यकता होती है
धन की जब भी आवश्यकता होती है तो सरकार क्या जारी करती है? सरकारी प्रतिभूति जारी करती है। क्या करती है? सरकारी प्रतिभूति जारी करती है। और सरकारी प्रतिभूति को अंग्रेजी में कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जो भारी मात्रा में खरीद करते हैं, अधिक मात्रा में खरीद करते हैं, वही क्या कहलाते हैं? प्राइमरी डीलर कहलाते हैं। यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी या सरकारी प्रतिभूतियों की अधिक मात्रा में खरीद करने वाली जो संस्था होती है वो क्या होती है? प्राइमरी डीलर होते हैं। आगे चलते हैं। अगला शब्द है अंडर राइटर। अंडर राइटर क्या होते हैं? देखिए, जब कोई कंपनी शेयर जारी करे और किसी भी व्यक्ति ने उन शेयरों को नहीं खरीदा, तो अब क्या कंपनी के पास में क्या ऑप्शन है? कंपनी ऐसी संस्था को ढूंढती है जो इसके शेयर को खरीद ले। ठीक है, कंपनी ने क्या किए? शेयर जारी किए, लेकिन किसी व्यक्ति ने नहीं खरीदे, किसी ने खरीदे नहीं तो कंपनी ने जिस उद्देश्य के लिए शेयर जारी किए थे कि शेयर बेच के हम पैसा लाएंगे, वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। तो अब इस कंपनी के पास में क्या ऑप्शन रहेगा कि ये ऐसी संस्था के पास जाए जो इसके शेयर खरीद लें। और इस प्रकार से जो शेयर खरीदती है वो संस्था क्या कहलाती है? अंडर राइटर कहलाता है। तो अंडर राइटर उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं जिसका कोई सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ हो, किसी ने उसके शेयर ना खरीदे हों। उसके बाद अगला टर्म है, अगला शब्द है ETF, जिसे कहा जाता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी है। ठीक है, जैसे BSNL एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, गेल, भेल, इन कंपनियों में विनिवेश, ठीक है, किसके माध्यम से किया जाता है? ETF के माध्यम से किया जाता है। कैसे किया जाता है आइए देखते हैं। देखिए, ETF क्या होते हैं? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, अब क्या होते हैं? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। इनमें क्या करती है सरकार? विनिवेश करती है। विनिवेश का तात्पर्य है इनमें हिस्सेदारी बेचना। विनिवेश का तात्पर्य है सरकार अपनी हिस्सेदारी क्या करती है? इन कंपनियों में बेचती है। ठीक है, और ये किसके माध्यम से किया जाता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के माध्यम से। इस हिस्सेदारी को खरीदता कौन है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। और ये लोगों को देते हैं फिर। ठीक है, सरकार से ETF ने ले ली, ETF ने किसको दिया? लोगों को दे दिया। तो ये जो कार्य किया जाता है, जिस प्रक्रिया के तहत किया जाता है, उसे क्या कह देते हैं? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कह देते हैं। अगला है क्लियरिंग हाउस। देखते हैं क्लियरिंग हाउस क्या होता है। क्लियरिंग हाउस क्या होता है? स्टॉक मार्केट में व्यापार को रजिस्टर करने के लिए, निगरानी करने के लिए और गारंटी प्रदान करने के लिए होते हैं। ठीक है, अब स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है? कंपनी क्या करती है? शेयर जारी करेगी। ठीक है, शेयर जारी करने के बाद में क्या होगा? किसी व्यक्ति A ने खरीदा इस शेयर को, फिर A से B ने खरीद लिया, B से क्या कर दिया? C ने खरीद लिया। अब मान लो ये C व्यक्ति क्या करना चाहे? इसको बेचना चाहे आगे। ठीक है ना, तो क्या करना पड़ेगा? कोई क्लियरिंग हाउस, इसके बदले पैसा भी तो प्राप्त होना चाहिए। वो पैसा प्रदान करने की जो गारंटी प्रदान की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? क्लियरिंग हाउस द्वारा की जाती है। और ये क्लियरिंग हाउस कौन कौन से हैं? NSCCL और ICCL। NSCCL का तात्पर्य है नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, जबकि ICCL का तात्पर्य है इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये दो क्लियरिंग हाउस जो सौदे होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उनको गारंटी प्रदान करने के लिए, या हम कह सकते हैं उनके तरलीकरण के लिए क्या करती हैं? कार्य करती हैं। अगला जो शब्द है वो है डिपॉजिटरी, जो स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। डिपॉजिटरी क्या होता है? शेयर और अन्य सिक्योरिटीज, जैसा मैंने आपको बताया, क्या करते हैं? डीमैट फॉर्म में अब रखे जाने लगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाने लगे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इनका जो लेखा जोखा होता है वो रखने वाला जो संस्था होती है वही क्या होती है? डिपॉजिटरी कहलाती है। और भारत में इस प्रकार की दो डिपॉजिटरी हैं। पहली NSDL, जिसे कहा जाता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और दूसरा CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ये दो डिपॉजिटरी शेयर मार्केट में शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने का कार्य करती हैं। अगला डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। और ये डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया मुद्रा बाजार को क्या करता है? तरलीकरण, फाइनेंशियल मार्केट को तरलीकरण प्रदान करता है। तरलीकरण का तात्पर्य A व्यक्ति B व्यक्ति को शेयर बेचे, B व्यक्ति C को बेचे, तो तुरंत जो है शेयर की बिक्री के बदले पैसा मिल जाए। इस प्रकार की व्यवस्था किसके द्वारा बना के रखी जाती है? डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस माध्यम से रखी जाती है। अगला जो शब्द है शेयर मार्केट से संबंधित या स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित वो है CDS, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। ये क्या होता है? बॉन्ड और डिबेंचर का क्या कर दिया जाए? बीमा करवा दिया जाता है। आइए समझते हैं कैसे। देखिए, मान लो कोई कंपनी है, उसने क्या किया? अपने क्या किए?
डिबेंचर या बॉन्ड जारी किए, डिबेंचर या बॉन्ड जारी किए। और डिबेंचर और बॉन्ड के अंतर्गत मैंने आपको बताया क्या किया जाता है, ये कंपनी क्या करती है, वादा करती है किस चीज का, कि इस बॉन्ड या डिबेंचर के बदले हम तुम्हें क्या करेंगे, पैसा देंगे। अब ये बॉन्ड और डिबेंचर जब खरीदेगा कोई भी व्यक्ति, इस कंपनी को क्या देगा, पैसा देगा, ठीक है। अब भविष्य में पैसे के बदले में ये कंपनी इसे क्या लिख के देती है कि परिपक्व अवधि पर, परिपक्वन पर कंपनी इसे लाभ सहित पैसा देगी, ठीक है। माना ये कंपनी क्या, इस कंपनी से इस व्यक्ति ने 80 रुपए में ये खरीदा। अब कंपनी क्या कहेगी कि मैं परिपक्वन अवधि, माना परिपक्वन अवधि कितनी है, 6 महीने, 6 महीने बाद ये कंपनी क्या कहती है कि मैं 100 रुपए आपको वापस दूंगा, ठीक है। अब क्या होता है, परिपक्वन अवधि आती है और ये कंपनी क्या हो जाती है, मुकर भी तो सकती है, पैसा ना भी दे। तो उसकी जब गारंटी के लिए क्या किया जाता है, बीमा कंपनी के द्वारा कोई व्यक्ति अपने बॉन्ड और डिबेंचर का बीमा करवा ले, बीमा करवा ले। कैसे बीमा करवा ले, कि या तो कंपनी भुगतान कर दे, कंपनी मना करती है, कंपनी डूब जाती है, तो पैसा कौन दे, बीमा कंपनी दे। तो उस प्रकार का जो व्यवस्था होती है उसे हम क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के नाम से जानते हैं, ठीक है। जब इसमें क्या होता है, बॉन्ड डिबेंचर जारी करने वाला यदि क्या करता है, डिफॉल्ट कर जाता है, देने से मना करता है, तो जिस कंपनी ने बीमा किया है वो इसको क्या करती है, भुगतान करती है। आगे चलते हैं, अगले जो शब्द हमें देखने को मिलते हैं शेयर मार्केट के अंतर्गत, वे हैं बदला और रिवर्स बदला। आइए देखते हैं बदला और रिवर्स बदला क्या होता है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति शेयर खरीदे, ठीक है, और खरीदने वाला व्यक्ति क्या करे, सौदे को रद्द कर दे, ठीक है। कोई व्यक्ति ए है, कोई व्यक्ति बी है, ठीक है। अब ये ए व्यक्ति और बी व्यक्ति के बीच में मान लो शेयर की खरीद और बिक्री हो रही है। ए व्यक्ति क्या कह रहा है, इसको बेच रहा है, और बी वाला व्यक्ति इसको क्या कर रहा है, खरीद रहा है। अब बी क्या करे, शेयर खरीदने वाला है, बी शेयर क्या है, खरीदने वाला है, वो क्या करे, इस सौदे को रद्द कर दे, तो इसे क्या कह दिया जाता है, बदला कह दिया जाता है। जबकि रिवर्स बदला का तात्पर्य है इसी प्रकार का कार्य जब शेयर बेचने वाला करे, यानी कि शेयर बेचने वाला कहे कि अब मुझे शेयर नहीं बेचना। ऐसा कब किया जाता है, बेचने वाले को तो ऐसा लगे कि भविष्य में भाव बढ़ने वाले हैं शेयर के, तो वो बेचने से मना कर देता है। और खरीदने वाला ऐसा कब करता है, जब उसे लगे कि भविष्य में भाव कम होने वाले हैं, तब वो मना कर देता है। तो इस प्रकार का सिस्टम क्या कहलाता है, बदला और रिवर्स बदला कहलाता है। अगला शब्द शेयर मार्केट से जो संबंधित है वो है डीम्यूचुअलाइजेशन। डीम्यूचुअलाइजेशन का तात्पर्य है जब भी स्टॉक मार्केट में क्या है, जो कार्य किया जाता है। देखिए स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर की जो खरीद बिक्री होती है वो किसके माध्यम से होती है, ब्रोकर के माध्यम से होती है, ठीक है। अब ये जो ब्रोकर होते हैं ये केवल क्या करते हैं, खरीद बिक्री को अंजाम देते हैं। इनके पास में शेयरों का क्या नहीं होता है, स्वामित्व तो नहीं होता है। या हम कह सकते हैं इस स्टॉक एक्सचेंज में इनका स्वामित्व नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति प्रबंधन कर रहा है वो अलग है, शेयर मार्केट का प्रबंधन जो करता है वो कौन होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज। जबकि शेयर मार्केट में जो कार्यान्वयन करते हैं वो कौन होते हैं, ब्रोकर। तो ब्रोकर अलग होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के जो स्वामित्व जिनके पास होता है या प्रबंधन जिनके पास होता है वे अलग अलग व्यक्ति या अलग अलग संस्थाएं होती है। इसे ही क्या कहा जाता है, डीम्यूचुअलाइजेशन, यानी प्रबंधन अलग व्यक्ति के पास में, स्वामित्व अलग व्यक्ति के पास में। इस प्रकार के विभेदीकरण को ही हम क्या कहते हैं, डीम्यूचुअलाइजेशन कहते हैं। अगला शब्द है डीकपलिंग। देखते हैं डीकपलिंग क्या होता है। डीकपलिंग के अंतर्गत क्या कहता है, किसी भी देश का जो पूंजी बाजार है पूर्णतः वैश्विक पूंजी बाजार के निष्पादन पर निर्भर करे। यानी कि वैश्विक बाजार से यदि किसी देश का स्टॉक एक्सचेंज जुड़ा हुआ है तो उसे क्या कह देते हैं, डीकपलिंग कह देते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में देखिए, व्हेन कैपिटल मार्केट ऑफ ए कंट्री डू नॉट डिपेंड ऑन ग्लोबल कैपिटल मार्केट, ठीक है ना। कपलिंग का तात्पर्य जब क्या करे, वैश्विक बाजार से जुड़ा हुआ हो किसी देश का स्टॉक एक्सचेंज, और वैश्विक जो स्टॉक एक्सचेंज है उनके प्रभावित होने से, वैश्विक स्टॉक एक्सचेंज के प्रभावित होने से क्या करे, उस देश का स्टॉक एक्सचेंज भी जब प्रभावित हो तो उसे क्या कह देते हैं, कपलिंग। और प्रभावित ना हो, प्रभावित नहीं हो तो उसे क्या कह देते हैं, डीकपलिंग कह देते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, वैश्विक रूप से कुछ परिस्थितियां बनती हैं, जैसे कोई युद्ध छिड़ गया या क्या क्या अमेरिका में मंदी आ गई, तो उससे भारत का स्टॉक एक्सचेंज भी क्या हो जाता है,
कम आ जाता है, भारत के स्टॉक एक्सचेंज भी गिर जाता है, सेंसेक्स भारत के गिर जाते हैं, वो क्यों? क्योंकि भारत में कैसी व्यवस्था है, कपलिंग की, यानी वैश्विक परिदृश्य से भारत का स्टॉक एक्सचेंज जुड़ा हुआ होता है, इसी व्यवस्था को कपलिंग कहते हैं। जबकि अगर किसी देश का जुड़ा हुआ ना हो तो उसे क्या कह देते हैं, डी कपलिंग कह देते हैं। अगला शब्द है शेयर मार्केट से संबंधित, वो है क्लोज 49। क्लोज 49 का तात्पर्य है जब स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध जो कंपनियां हैं, उन सूचीबद्ध कंपनियों को अपने प्रबंधन या मैनेजमेंट में सुधार करने के जो निर्देश दिए जाते हैं वही क्या कहलाते हैं, क्लोज 49। तो क्लोज 49 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों को अपने मैनेजमेंट में क्या करना होता है, अपने प्रबंधन में सुधार करना होता है। ये था क्लोज 49। अगला है रोलिंग सेटलमेंट। रोलिंग सेटलमेंट का तात्पर्य है स्टॉक मार्केट में जो भी शेयर की बिक्री और खरीद के सौदे होते हैं वो 5 दिनों के अंदर अंदर क्या हो जाते हैं, उनका निस्तारण कर दिया जाता है। जैसे ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को शेयर दिया, ठीक है ना, तो ए व्यक्ति और बी व्यक्ति के बीच में शेयर का जो ये ट्रांसफर है उसके अंतर्गत क्या होता है, ए तो बी को शेयर देगा और बी इसको क्या देगा, पैसा देगा। वो जब पूरा पैसा बी किसको देगा, ब्रोकर को पैसा देगा, ब्रोकर किसको पैसा देगा, ए को पैसा देगा। इसी प्रकार ए शेयर किसको देगा, ब्रोकर को, और ब्रोकर इस शेयर को किसे देगा, बी को। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, रोलिंग सेटलमेंट कहलाती है। और ये कितने दिन में पूरा हो जाता है, 5 दिन के अंदर अंदर पूरा हो जाता है। शॉर्ट सेलिंग का तात्पर्य समझना है अब हमें स्टॉक मार्केट के अंतर्गत। शॉर्ट सेलिंग का तात्पर्य उधार लेकर शेयर की ट्रेडिंग करना। उधार लेकर यानी कोई व्यक्ति ए है, ये क्या करता है, पैसा उधार लेकर आता है, पैसा उधार लेता है, और पैसा उधार लेकर क्या करता है, ये ए व्यक्ति क्या करता है, शेयर खरीदता है। ऐसा कोई व्यक्ति क्यों कर सकता है, जब इस व्यक्ति ए को क्या उम्मीद है कि आने वाले समय में शेयरों की प्राइस बढ़ने वाली है, तब ये पैसा उधार लेकर शेयर मार्केट में लगाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। अगला जो शब्द है शेयर मार्केट से संबंधित वो है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग के अंतर्गत क्या किया जाता है, कंपनी का कोई आंतरिक व्यक्ति, ठीक है, गुप्त सूचना दे देता है किसी दूसरे व्यक्ति को, तो इस प्रकार की जो गतिविधि होती है वो क्या कहलाती है, इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाती है। और इस गुप्त सूचना के आधार पर क्या होता है, कंपनी के जो शेयर हैं उनके मूल्य प्रभावित होते हैं। तो इनसाइडर ट्रेडिंग के अंतर्गत क्या करता है, शेयर का व्यापार कंपनी की गुप्त सूचना रखने वाले व्यक्ति द्वारा क्या कर दिया जाता है, करा जाता है या करवाया जाता है, तो उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, उसके पास में कंपनी की कुछ ऐसी सूचना है जिसके माध्यम से उसे पता है कि कंपनी के शेयरों का मूल्य बढ़ने वाला है, तो वो क्या करता है, कंपनी के जब शेयरों को खरीद ले, तो इस प्रकार की गतिविधि क्या कहलाएगी, इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाएगी। अगला शब्द शेयर मार्केट से संबंधित है वो है ब्लू चिप कंपनी। तो ब्लू चिप कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जिनके शेयरों का मूल्य सर्वाधिक होता है। ऐसी कंपनियां जिनके शेयर के मूल्य क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, वे शेयर मार्केट में ब्लू चिप कंपनियां कहलाती हैं। अगला रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर शेयर मार्केट के वे इन्वेस्टर होते हैं जो क्या करें, 2 लाख से कम के शेयर आईपीओ के माध्यम से खरीदते हैं। जब कंपनी क्या करती है, कोई भी कंपनी को क्या चाहिए, पूंजी जुटानी होती है, तो वो आईपीओ जारी करता है। इस आईपीओ में ऐसे सभी व्यक्ति जो 2 लाख रुपए से कम के शेयर खरीदते हैं वो क्या कहलाते हैं, रिटेल इन्वेस्टर कहलाते हैं। अगला मार्केट कैपिटलाइजेशन। देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन का तात्पर्य है किसी कंपनी द्वारा जब शेयर जारी किए जाते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का तात्पर्य है उस कंपनी द्वारा जारी किए गए कुल शेयर और एक शेयर के मूल्य का जो अनुपात, ठीक है। जैसे किसी कंपनी ने क्या किए, 100 शेयर जारी किए गए, ठीक है, और इस कंपनी के एक शेयर का मूल्य कितना है, माना 10 रुपए है, तो 1/10 यानी 0.1 क्या हो जाएगी, मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा इस कंपनी का। ये बात करी मार्केट कैपिटलाइजेशन की। लार्ज कैपिटल कंपनियां या लार्ज कैप कंपनियां वे होती हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू क्या होती है, एक शेयर का मूल्य बटा कंपनी द्वारा जारी किए गए कुल शेयर। ये वैल्यू जिन कंपनियों के लिए अधिक होती है, क्या होती है, अधिक होती है, वही कंपनियां क्या कहलाती है, लार्ज कैप कंपनियां कहलाती हैं। अगला है एमपीएस नॉर्म्स। एमपीएस का तात्पर्य है मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, ठीक है। और मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कितनी, सेबी क्या है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि क्या करता है, शेयर मार्केट का नियंत्रण करता है, रेगुलेशन करता है। उसने ये एमपीएस नॉर्म्स कितने निर्धारित किए हैं, 25%। यानी न्यूनतम कोई भी कंपनी क्या करती है, जब शेयर जारी करेगी तो शेयर जारी करने में क्या शर्त है सेबी की तरफ से कि 25% शेयर कम से कम किसे देने होंगे,
जनता को देने होंगे। इसे ही क्या कहा जाता है, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग या एमपीएस नियम कहा जाता है। अगला सबसे महत्वपूर्ण शब्द शेयर मार्केट के दो, कौन से, मंदड़िया और तेजड़िया। अंग्रेजी में कहा जाता है बियर और बुल। मंदड़िया का तात्पर्य ऐसा व्यक्ति जिसे ये उम्मीद होती है कि भविष्य में शेयरों के बाजार जो हैं वो क्या होंगे, कम होंगे, शेयरों के मूल्य क्या होंगे, कम होंगे, शेयरों के मूल्य क्या होंगे, कम होंगे, और बाजार क्या होगा, गिरेगा, बाजार गिरेगा। तो ये क्या करता है, ये बियरर, इसे पता है कि बाजार गिरने वाला है, तो बाजार गिरने वाला है तो ये धड़ाधड़ क्या करता है, शेयर की बिक्री करता है, शेयर की क्या करेगा, बिक्री करता है। जबकि बुल, तेजड़िया, तेजड़िया क्या होता है, ऐसी उम्मीद करता है कि बाजार में शेयरों के प्राइस क्या होंगे, बढ़ेंगे, मार्केट ऊपर चढ़ेगा, तो ये क्या करता है, शेयर की खरीद करता है कि आगे जाके इसे फायदा होने वाला है, मूल्य बढ़ने वाले हैं। तो ये हुआ मंदड़िया और तेजड़िया। अगला शब्द है शेयर मार्केट से संबंधित हुंडी। हुंडी क्या होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है और इस पे किसी व्यक्ति को नाम लिखा जाता है और उसे पैसा देने का लिखित आदेश होता है। हालांकि फॉर्मल रूप से ये स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत कार्य नहीं करता, ये व्यापार में इस प्रकार की हुंडियां चलती हैं। जैसे कोई व्यापारी है ए, अब व्यापारी ए क्या करता है, एक कागज पर कुछ लिख कर देता है, ठीक है, ठीक है, और ये कागज जिस व्यक्ति के पास में है उसे दूसरे व्यापारी बी को कहता है कि ये कागज जिसके पास में है उस पर जितनी मात्रा में पैसा लिखा हुआ है वो पैसा इस व्यक्ति को दे दिया जाए। तो इस प्रकार के जो कागज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हुंडी कहलाते हैं। इसके अंतर्गत एक व्यापारी और दूसरे व्यापारी के मध्य क्या किया जाता है, एक प्रकार का कम्युनिकेशन होता है। पैसा नहीं है और पैसे की वैल्यू एक कागज पर लिख के दे दी तो वही वैल्यू, उतनी ही मात्रा की पैसे की वैल्यू का वो कागज बन जाता है, उसे क्या कहते हैं, हुंडी कहते हैं। अगला ऑप्शन है ग्रीन शू ऑप्शन। अगला जो टर्म है शेयर मार्केट से संबंधित वो है ग्रीन शू ऑप्शन, और इसका तात्पर्य है जब किसी कंपनी द्वारा पहली बार शेयर जारी किए जाते हैं तो उसे कुछ अतिरिक्त शेयर बेचने की अनुमति प्रदान की जाती है, वही क्या होता है, ग्रीन शू ऑप्शन कहलाता है। जैसे कोई कंपनी है, ए नाम की कंपनी है, इसने अपने शेयर पहली बार जारी किए, पहली बार जब जारी किया तो आईपीओ, ठीक है, तो आईपीओ 100 शेयरों का जारी कर रहा है तो कुछ अतिरिक्त शेयर जैसे 20 शेयर इसे अतिरिक्त जारी करने की अनुमति होती है, उसे ही क्या कहलाता है, वही क्या कहते हैं, ग्रीन शू ऑप्शन कहलाता है। अगला है पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक शेयर मार्केट के अंतर्गत वे शेयर होते हैं जिनकी कीमत जानबूझकर लंबे समय तक कम रखी जाए। जानबूझकर कुछ ब्रोकर्स क्या करते हैं, शेयरों की मूल्य को कम रखें ताकि लोग उन शेयर को बेच दें और उन्हें उम्मीद हो कि बाद में इनके बढ़ेंगे, तो ब्रोकर उस शेयरों को क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। तो इस प्रकार से मूल्य कम और एकदम से जाके जब क्या करते हैं, ये शेयर रिलीज होते हैं तो क्या होते हैं, बाजार में उन शेयरों का मूल्य बढ़ जाता है। तो इस प्रकार के स्टॉक क्या कहलाते हैं, पेनी स्टॉक, जो बाजार में अस्थिरता पैदा कर देते हैं। तो ऐसे शेयर जो बाजार में अस्थिरता पैदा कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं, पेनी स्टॉक कहला देते हैं। अगला शब्द शेयर मार्केट से संबंधित है, वैश्विक शेयर मार्केट से संबंधित ये शब्द है और है लाइबोर एंड माइबोर। लाइबोर का तात्पर्य है लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट, लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट, लाइबोर। ये एक ब्याज दर है, क्या है, ब्याज दर है। कौन सी ब्याज दर है, वह ब्याज दर जिस पर लंदन में बैंक एक दूसरे को उधार देते हैं। एक बैंक दूसरे बैंक को लंदन में जिस ब्याज दर पर उधार देता है वो क्या कहलाती है, लाइबोर कहलाती है। जबकि माइबोर क्या है, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। मुंबई में जब बैंक एक बैंक से दूसरे बैंक को उधार देते हैं तो उसे क्या कह देते हैं, हम माइबोर कह देते हैं। अगला शेयर मार्केट में से संबंधित जो शब्द है वो है ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल क्या होती है, आइए देखते हैं। ये कैपिटल कौन सी होती है, वह अधिकतम पूंजी जितने के शेयर कंपनी द्वारा जारी किए जा सकते हैं। जैसे कोई कंपनी है, शेयर जारी कर रही है और इसने अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी निर्धारित की है, मान लो 100 करोड़ रुपए, ठीक है, तो 100 करोड़ रुपए के ये क्या कर सकती है कंपनी, शेयर जारी कर सकती है। तो इसे क्या कह दिया जाएगा, ऑथराइज्ड कैपिटल कह दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा है, यह जो ऑथराइज्ड कैपिटल है इसका निर्धारण किसमें किया जाता है, जब भी कोई कंपनी बनती है तो उसके दो डॉक्यूमेंट बनते हैं, पहला आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और दूसरा मेमोरेंडम ऑफ कंपनी। तो इन दोनों में ही क्या कर दिया जाता है, इस ऑथराइज्ड कैपिटल को, कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल को निर्धारित कर दिया जाता है। अगला शब्द है पेड अप कैपिटल।
पेड अप कैपिटल का तात्पर्य शेयर जारी करके कंपनी द्वारा वास्तविक रूप से कितनी पूंजी एकत्रित की गई। पहले में हमने देखा था कि ऑथराइज्ड कैपिटल अधिकतम सीमा जितने की पूंजी एकत्रित की जा सकती है शेयर मार्केट में जारी करके, वो तो मानना हमने कितनी मान के चले थे, 100 करोड़ रुपए। 100 करोड़ रुपए तो अधिकतम वह धन है जो कंपनी क्या कर सकती है, पूंजी जारी शेयर जारी करके एकत्रित कर सकती है। उसे तो क्या कह दिया था, ऑथराइज्ड कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल। जबकि पेड अप कैपिटल इस 100 करोड़ रुपए में से जो कि अधिकतम की सीमा दी गई थी शेयर मार्केट के माध्यम से ये कंपनी क्या कर सकती है, एकत्रित कर सकती है, उसमें से मान लो शेयर जारी करने से इसे 50 करोड़ ही प्राप्त हुए, तो वह वास्तविक पूंजी जो शेयर जारी करके कंपनी को प्राप्त होती है क्या कहलाती है, पेड अप कैपिटल कहलाती है। अगला इश्यू कैपिटल। इश्यू कैपिटल का तात्पर्य कंपनी द्वारा शेयर जारी करके प्राप्त की जा सकने वाली अधिकतम पूंजी। तो ये हमने 3 प्रकार के कैपिटल्स के बारे में बता। अब हम बात करेंगे 2 महत्वपूर्ण बाजारों के बारे में, वे हैं प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। जैसा मैंने आपको बताया क्या करती है, कोई भी कंपनी क्या करती है, अपने शेयर जारी करती है। शेयर जारी करने के बाद में माना इस शेयर को क्या खरीदते हैं, लोग खरीदते हैं। माना ए व्यक्ति ने खरीदा, बी व्यक्ति ने खरीदा, सी व्यक्ति ने खरीदा, ठीक है। अब ए बी सी व्यक्ति ने खरीदा, ये सीधा किससे खरीदा, कंपनी से। किससे खरीदा, कंपनी से, ठीक है। अब ये ए बी सी क्या करते हैं, ए बी सी क्या करें, डी ई और एफ व्यक्ति को क्या करते हैं, आगे बेचते हैं। वापस से एफ डी ई एफ आगे और व्यक्तियों को ये शेयर बेच सकते हैं। तो जब पहली बार शेयर कंपनी से सीधे क्या करे जाए, किसी ग्राहक द्वारा खरीदे जाते हैं, तो इसे तो कहा जाता है प्राइमरी मार्केट। क्या कहा जाता है, प्राथमिक बाजार। तो प्राथमिक बाजार का तात्पर्य वह स्थान जहां पर क्या किया जाए, पहली बार क्या किया जाए, सिक्योरिटी को खरीदा जाता है, उसे क्या कहते हैं हम, प्राथमिक बाजार, ठीक है। यानी कि जारीकर्ता जो होता है शेयर का, उससे सीधे सब्सक्राइबर क्या करते हैं, सिक्योरिटी को खरीदते हैं, तो उसे क्या कह दिया जाता है, हमें स्टॉक मार्केट के अंतर्गत क्या कह दिया जाता है, प्राइमरी मार्केट या प्राथमिक बाजार। उसके बाद जितनी भी खरीद फरोख्त होती है वो किसके अंतर्गत होती है, द्वितीयक बाजार के अंतर्गत। द्वितीयक बाजार ना हो तो ये प्राथमिक बाजार यहीं तक सीमित हो तो क्या होगा, ए बी सी व्यक्ति ही क्या करेंगे, जो सीधे ही लोग खरीद लेंगे वो खरीद लेंगे कंपनी के शेयर, बाकी आगे इन शेयरों की क्या होगी, खरीद बिक्री नहीं होगी। खरीद बिक्री नहीं होगी तो लोगों को इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन प्राप्त नहीं होगा। साथ ही साथ जिन व्यक्तियों ने खरीद लिए उनको तरलीकरण या पैसा प्राप्त करने के ऑप्शन कम होंगे। तो कहने का तात्पर्य है पूंजी बाजार के अंतर्गत प्राथमिक बाजार भी कार्य करता है और द्वितीयक बाजार भी कार्य करता है। आइए देखते हैं द्वितीयक बाजार। द्वितीयक बाजार वो होता है सिक्योरिटी की खरीद व बेचान सीधे सब्सक्राइबर कंपनी से नहीं करता, अपितु आपस में खरीद फरोख्त करते हैं, तो उसे क्या कह देते हैं, सेकेंडरी मार्केट कह देते हैं। आइए एक चार्ट के माध्यम से दोनों में अंतर समझें। पहले ही बात करते हैं हम प्राथमिक बाजार। केवल नई सिक्योरिटीज जो कंपनी जारी करती है, नई जो शेयर कंपनी जारी करती है, उन्हीं की खरीद यहां पर होती है, ठीक है। दूसरा, पहले से जारी की गई सिक्योरिटीज की खरीद और बेचान भी यहां पर होती है। दूसरा अंतर, जिस रेट पर खरीद होती है वो क्या होती है, कंपनी जब पहली बार शेयर जारी करती है तो अपने मूल्य स्वयं निर्धारित करती है, शेयरों के मूल्य निर्धारित करती है, तो कंपनी पर निर्भर करते हैं। जबकि आगे जो भी खरीद बिक्री होती है वो बाजार में उस शेयर की मांग के आधार पर होती है, तो बाजार इस कीमत को निर्धारित करता है। सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटी या शेयर की जो मूल्य है वो बाजार की मांग और पूर्ति निर्धारित करती है, जबकि प्राथमिक बाजार के अंतर्गत कंपनी निर्धारित करती है। तीसरा अंतर देखें, यहां सिक्योरिटी केवल खरीदी जाती है, बेची नहीं जाती। जैसे मैंने आपको बताया कंपनी क्या करती है, शेयर जारी करती है, शेयर जारी करने पे लोगों को क्या ऑप्शन होगा, केवल खरीदने का ऑप्शन होता है, खरीदने का, ठीक है ना। ए बी सी व्यक्ति ने क्या करा, मान ले खरीदे। अब ये आगे क्या कर सकते हैं, ए बी सी व्यक्ति क्या कर सकते हैं, आगे इसको वापस बेचते हैं और आगे ये खरीदी भी जाती है और बेची भी जाती है। तो द्वितीयक बाजार के अंतर्गत क्या होता है, खरीद और बिक्री दोनों होती है। प्राथमिक बाजार क्या होता है, किसी भी स्थायी जगह पर स्थित नहीं होता, जबकि द्वितीयक बाजार स्थायी जगह पर स्थित होता है। अगला अंतर है, प्रत्यक्ष पूंजी का निर्माण होता है। प्रत्यक्ष पूंजी क्यों, क्योंकि सीधे कंपनी को क्या होती है, पूंजी प्राप्त होती है, जबकि यहां सेकेंडरी मार्केट में अप्रत्यक्ष रूप से पूंजी का निर्माण होता है। कंपनी के शेयर हैं लेकिन उसकी खरीद बिक्री होकर पैसा सीधा कंपनी को नहीं मिल रहा, लेकिन मांग बढ़ जाने पर कंपनी के शेयरों का मूल्य बढ़ जाता है, उसका फायदा कंपनी को होता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी की क्या करता है, पूंजी का निर्माण ये करता है। अब आगे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे
मनी मार्केट या मुद्रा बाजार की, और इसकी बात हम करेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास में हमने किसको जाना, जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके बारे में मुख्य रूप से बात करी। और स्टॉक एक्सचेंज पूंजी, कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के अंतर्गत दो तरीके से पैसे की व्यवस्था, कैपिटल मार्केट के माध्यम से और मनी मार्केट के माध्यम से। मनी मार्केट के माध्यम से जो पैसा एकत्रित किया जाता है वो किस प्रकार किया जाता है उसकी बात हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हमने बात करी कि फाइनेंशियल मार्केट या वित्तीय बाजार के अंतर्गत कैपिटल मार्केट या पूंजी बाजार के अंतर्गत इक्विटी या शेयर के माध्यम से पैसा किस प्रकार से एकत्रित किया जाता है, और वो एकत्रण का तरीका था, पैसा एकत्रित करने या पैसा जुटाने का तरीका था स्टॉक एक्सचेंज। और स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित सभी शब्दावलियों को आज हमने देखा, समझा और उनकी अवधारणा को हमने पूरी तरीके से चर्चा करके सरलता से समझने की कोशिश की। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।